नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इसे घोषित किया जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, बंगला हिंसा पर जनता त्रस्त, ममता बनर्जी असमर्थ, बिहार चुनाव में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा। अंबिकापुर जेल से फरार कैदी मुकेश कांत ने पी लिया सैनिटाइजर, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। सिम्स अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जंग जारी। और रेलवे बंगला यार्ड रोड पर मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सजी। करवा चौथ और दीपावली की रौनक के लिए मध्य प्रदेश के कुम्हार पहुंचे। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, संघर्ष और गौरव के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में जनजातीय समाज के अधिकार, आत्मसम्मान और आजादी के लिए उल्लेखनीय संघर्ष किया। उनके विचार आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। राज्य सरकार ने इस अवसर पर विभिन्न जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को भगवान बिरसा मुंडा के योगदान और आदर्शों से अवगत कराया जा सके। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। आज़ादी की लड़ाई में जनजाति के समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष ही जिए, लेकिन अंग्रेज़ों के दांत खट्टे उन्होंने कर दिए। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में शहीद वीर नारायण सिंह जी अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़े और यहाँ रायपुर के अंदर जयस्तंभ चौक में अंग्रेज़ों ने उनको फांसी की सज़ा दी। लेकिन ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिला और कहीं न कहीं जनजातीय गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश और कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में मतदान केंद्रों को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। युक्तियुक्तकरण के बाद जिले में 300 नए मतदान केंद्र जोड़े गए। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने से मतदाताओं को अधिक सुविधा मिलेगी और वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक लेकर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के हुए परिवर्तन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युक्तियुक्तकरण के दौरान क्षेत्रीय परिस्थितियों, मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक दूरी, सुलभता और आदर्श मतदान केंद्रों के मानकों को ध्यान में रखते हुए सुधार किए हैं। आयोग की स्वीकृति के बाद जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 1728 से बढ़कर 2028 हो गई है। श्री बनर्जी ने बताया कि मतदाताओं की अधिकता वाले क्षेत्रों में नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि किसी भी केंद्र पर भीड़ की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित बनाएगा। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों की सूची की प्रति भी प्रदान की गई। इस क्रम में बूथ लेवल एजेंटों के लिए 9 और 10 अक्टूबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें BLA को निर्वाचक नाम वाली मतदान केंद्रों की संरचना और निर्वाचन कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी दी जाएगी। न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों को कम करने और जनहितैषी न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा संचालित 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान मध्यस्थता राष्ट्र के लिए सफल समापन हुआ। इस अभियान का मुख्य न्यायिक स्तरों पर विवादों का रास्ता त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से सुनिश्चित करना था।
अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, वाणिज्यिक व सेवा संबंधी मामले, श्रम विवाद और भूमि अधिग्रहण जैसे विविध मामलों को शामिल किया गया। इस अवधि में छत्तीसगढ़ में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि आम जन मध्यस्थता की प्रक्रिया और उसके लाभों से परिचित हो सके। राज्य के इस अभियान को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। कुल 11,144 लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जिनमें 19,062 मामलों को सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। यह उपलब्धि इस बार का प्रमाण है कि अब मध्यस्थता को जनता द्वारा एक प्रभावी और विश्वसनीय न्यायिक विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है। मध्यस्थता पक्षकारों के बीच में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है। मध्यस्थता के मामलों में विवाद जब सुलझता है तो उस स्थिति में दोनों पक्षकारों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता। उन प्रकरणों को मध्यस्थता के लिए माननीय न्यायालयों के द्वारा रिफ़र किया जाता है जो वसूली से संबंधित हों, वैवाहिक मामले हों, श्रम विभाग से संबंधित मामले हों, और इसमें सभी प्रकार का विवाद उनका पूर्ण रूप से सुलझता है। जिन मामलों में जो मामले लगे होते हैं उसके अलावा भी यदि उन प्रकरणों से संबंधित कोई अन्य प्रकरण होते हैं उस मामले का भी निराकरण होता है। माननीय न्यायालयों के द्वारा प्रकरणों को मध्यस्थता के लिए रिफ़र किया जाता है और दोनों पक्षों को सुनवाई करके मध्यस्थ के द्वारा प्रकरण में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है और उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। अभियान की सफलता के पीछे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षण माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा का नेतृत्व और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। वैकल्पिक विवाद समाधान की दिशा में उनकी दूरदर्शी सोच ने राज्य में इस अभियान की व्यापक पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित की। इसके साथ ही सालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और मध्यस्थता केंद्रों की निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू के मार्गदर्शन ने भी अभियान को नई दिशा दी। उनके सहयोग से छत्तीसगढ़ में मध्यस्थता को न्यायिक प्रणाली का एक प्रभावी और भरोसेमंद स्तंभ बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। जी न्यूज़ के लिए मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब नगरीय प्रशासन विभाग अपने सभी कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने जा रहा है। विभाग का उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है। इसके तहत संपत्ति कर, सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत और अन्य नागरिक समस्याओं से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। रायपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी, जहाँ खराब सड़कों की जानकारी देने के लिए विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र की टूटी या खराब सड़कों की तस्वीर अपलोड कर सकेंगे, जिसके बाद संबंधित अधिकारी उसे संज्ञान में लेकर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करेंगे। इसी तर्ज पर राज्य के अन्य नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और समय पर समस्या समाधान सुनिश्चित करना है। कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां शिकायतें प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम से हर नागरिक अपनी बात सीधे नगर निगम तक पहुंचा सकेगा। इससे न केवल प्रशासनिक कार्य में तेजी आएगी, बल्कि जनता को भी सुविधा और जवाबदेही से जुड़ी व्यवस्था मिलेगी। आने वाले समय में नगरीय निकाय के सभी प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन पद्धति से करने की हमारी योजना है। संपत्ति कर से लेकर सारी बातों का ऑनलाइन पद्धति से काम हम करने वाले हैं। अभी सड़कों पे गड्ढे को लेकर रायपुर नगर निगम ने ऐप का निर्माण किया है, जिसमें जिस क्षेत्र के भी सड़क में गड्ढे दिखे उससे ऐप में डाउनलोड कर देने पर नगर निगम तुरंत उस पर संज्ञान लेके कार्यवाही करेगी। पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के सारी सुविधाओं को, सारी नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन पद्धति से करने के लिए तेज गति से काम हो रहा है। चाहे वो कर के भुगतान का मामला हो, जन्म प्रमाण पत्र आदि से संबंधित काम हो, ये सब प्रकार से ऑनलाइन सुविधा देने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में जनप्रतिनिधियों के साथ हुई मारपीट कमलापुर में बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर में इसकी निंदा हो रही, तो वहीं आप छत्तीसगढ़ के
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, जिसके साथ ही उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार में एनडीए की सरकार आने का दावा किया है। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सच तो यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को संभाल नहीं पा रही। पश्चिम बंगाल की आम जनता त्रस्त है, सरकार अपने लोगों की जान माल की रक्षा करने में असमर्थ है। ममता बनर्जी को इस बारे में सोचना चाहिए। राजद नामजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर वे कहते हैं कि बिहार की जनता ने उसके पिता और माता दोनों का कार्यकाल देखा है। लालू यादव का परिवार जंगल राज के अलावा कुछ नहीं दे सका। बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं करती। बिहार की जनता ने बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का फैसला लिया है। देखिए, जिस प्रकार से वहां पर आपदा आई, हमारे सांसद विधायक वहां पर जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। टीएमसी के गुंडों ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया, ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। वास्तविकता यह है कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल संभाला नहीं जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आम लोग परेशान हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों के जान माल की रक्षा जो सरकार नहीं कर पा रही है, और आज जो बुरे हालात से पश्चिम बंगाल गुजर रहा है, ममता बनर्जी उसके बारे में जरा चिंता करें और सोचें। भारत सरकार ने बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया। यह फैसला 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो गया है। अब माता पिता को अपने बच्चों का आधार अपडेट कराने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। पहले बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर करीब 125 रुपए शुल्क लिया जाता था, जिससे कई परिवार अपने बच्चों का आधार समय पर अपडेट नहीं करा पा रहे थे। इससे बच्चों को छात्रवृत्ति, डीपीटी और अन्य जानकारी और सहकारी योजनाओं से जुड़ने में दिक्कत हो रही थी। UIDAI ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया कि अब यह सुविधा पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ताकि देश के सभी बच्चे आसानी से आधार कार्ड से जुड़ सके। UIDAI रायपुर कार्यालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट का प्रतिशत काफी कम था। जब यह जानकारी हैदराबाद और दिल्ली मुख्यालय को दी गई तो इस गंभीर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया। अब पूरे प्रदेश में 17 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क होगा, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके संबंध में CO चिप्स कार्यालय रायपुर से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें हमें यह पता चला है कि अभी मिशन मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट को मिशन मोड पर पूरा करने के लिए UIDAI के कार्यालय द्वारा 7 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट को 1 साल के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। पहले बच्चों को अनिवार्य अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता था, जो 5 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में कराना होता था, जिसका जो विंडो था, पहला विंडो वो 5 से 7 साल के बच्चों के लिए फ्री था और दूसरा विंडो जो था वो 15 साल से 17 साल के बच्चों के लिए फ्री था। इस चीज़ को देखते हुए 7 से 15 साल के बच्चों के लिए, जिनके बीच में पहले निःशुल्क नहीं थी ये सुविधा, उनके लिए अभी UIDAI से प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इसको 7 से 15 साल तक निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट किए जाने के लिए हमको जानकारी प्राप्त हुई है। इसके संबंध में ऑपरेटर्स को जानकारी प्रदान की जा रही है। जिला प्रबंधक आफ्ताब अहमद खान ने बताया कि UIDAI पहले से ही बच्चों के लिए 2 अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट तय कर चुका है। पहला 5 वर्ष की उम्र में और दूसरा 15 वर्ष की उम्र में। समय के साथ बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन में बदलाव आते हैं, इसलिए पहचान को पुख्ता रखने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। अब यह सुविधा निःशुल्क होने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और अधिक बच्चे सरकारी सेवाओं से जुड़ सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि UIDAI का यह निर्णय तकनीकी और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कदम बच्चों की पहचान को मजबूत करेगा और शिक्षा, छात्रवृत्ति व अन्य सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। भारत सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन बिल का ड्राफ्ट जारी किया है। यह नया कानून 1908 के पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट को पूरी तरह बदल देगा। सरकार का उद्देश्य देश भर में एक डिजिटल, पारदर्शी और आधुनिक रजिस्ट्री प्रणाली लागू करना है। इसे वन नेशन वन रजिस्ट्री की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
नए नियमों के तहत अब लोगों को तहसील या रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी, जहां आवेदक घर बैठे ही दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और फीस का भुगतान कर सकेंगे। पंजीकरण पूरा होते ही लोगों को डिजिटल सिग्नेचर के साथ रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे समय, पैसा और मेहनत तीनों ही बचेगी और सरकारी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। नए बिल के तहत अब केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की रजिस्ट्री भी जरूरी रहेगी। इसमें एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इंक्लीव टेबल, मार्केट और न्यायिक आदेश जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने से जमीन और संपत्ति लेन देन से जुड़े विवादों पर रोक लगेगी और फर्जीवाड़ा लगभग खत्म हो जाएगा। पहचान की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब आधार बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन को अनिवार्य करने जा रही है। इससे पहचान और जुड़ी धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के मामले में कमी आएगी। हालांकि पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड जैसे अन्य पहचान पत्र भी मान्य होंगे, लेकिन आधार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय बनेगी। सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया है। रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जो विवाद की स्थिति में डिजिटल सबूत के रूप में काम करेगी। इसके साथ ही सभी फीस और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान अब केवल डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। इसमें यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट शामिल है। इससे नगद लेन देन और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत बिलासपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन इनमें से कई आवेदन अब तक पेंडिंग है। इस वजह से पात्र उपभोक्ता योजना के लाभ से वंचित है। योजना का उद्देश्य हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाना, ताकि लोग खुद बिजली पैदा कर आत्मनिर्भर बन सके। सूत्रों के अनुसार जिले में अब तक हजारों से अधिक लोगों ने योजना के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन इंटरलोकेशन की प्रक्रिया धीमी होने के कारण सैकड़ों उपभोक्ताओं के आवेदन स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। विभागीय स्तर पर तकनीकी जांच और वेंडर चयन की प्रक्रिया में विलंब बताया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 40% से 60% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके बावजूद आवेदन स्वीकृति में हो रही देरी से आम जनता में असंतोष है। कई लोगों का कहना है कि पोर्टल पर स्थित प्रोसेसिंग में दिखाई दे रही है, लेकिन महीनों बाद भी कोई अपडेट नहीं मिल रहा। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन संख्या अपेक्षा से अधिक होने के कारण फिलहाल जांच व इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से की जा रही। जल्द ही पेंडिंग आवेदनों पर कार्रवाई कर पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। सोलर पैनल में देखिए, हमारे यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में करीब 500 वेंडर जो हैं वो काम कर रहे हैं, और बिलासपुर अगर की बात करूँ तो बिलासपुर में करीब 25 से 30 वेंडर काम कर रहे हैं। और पिछले जो समय है उसमें करीब 1000 सोलर प्लांट मेरे क्षेत्र में लगे हैं, और किसी के भी यहाँ प्लांट लगने में 7 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 30 दिन। अगर वो बैंक लोन के लिए अप्लाई करता है तो 30 डेज, अगर वो बैंक लोन अप्लाई नहीं करता है तो 7 से 15 दिन में लग जाता है। जिले में गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह और सहयोग प्रदान करने के लिए अब कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह कॉल सेंटर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संचालित हो। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक में संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में लापरवाही बरतने वाले बीएमओ और डीपीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी महिला गर्भवती के बाद अपंजीकृत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पंजीयन के बाद ही उन्हें टीकाकरण, प्रसव और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाता है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य नारी सुरक्षित परिवार अभियान को निरंतर प्रभावी रूप से जारी रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और परिवार के समग्र कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। बैठक में चिन्हांकित महिलाओं के आगे के उपचार और देखभाल की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस अभियान से जुड़ने का निर्णय लिया, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। कॉल सेंटर के माध्यम से माताओं को नियमित स्वास्थ्य सलाह, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और प्रसव पूर्व सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद।